राहुल गांधी तो मतलब उनकी पार्टी ऐसा कह रही है कि यंग स्टार है राहुल गांधी। अगर 55 एज में कोई यंग होगा तो हमारे जैसे 24 वाले बच्चे हैं क्या? इट्स अ काइंड ऑफ जोक कि राहुल गांधी यंगस्टर उनको नहीं देख सकते। अभी 50 के बाद कौन उनको यंग करके देखेगा? और जो वो जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ उनकी पार्टी गिर रही है, उनको खुद को समझ में आना चाहिए। आपने कुछ सीखा है राहुल गांधी से? राहुल गांधी से क्या सीखूं? नहीं तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरटीटी न्यू पॉडकास्ट। और हम इस पॉलिटिक्स के सीरीज़ में आ चुके हैं आज वसई में। यंग यूथ के बारे में हम बहुत बात करते हैं, पर अगर एक पॉलिटिशियन जो बहुत यंग हो और वो पॉलिटिक्स में आ जाए तो उनने क्या चैलेंजेस फेस किए हैं और वो अपने लाइफ में क्या आगे गोल्स कैरी करना चाहते हैं, आइए पूछते हैं प्रथमेश सर के साथ। सर, आप कैसे हैं? मैं मस्त, आप? मैं फिट एंड फाइन सर, आपके आगे। और बहुत अच्छा लग रहा है कि जो हमारी आज की यूथ है वो अपना जॉब के छोड़ के, बिजनेस छोड़ के पॉलिटिक्स में भी आ रही है, क्योंकि एक यंग माइंड चाहिए पॉलिटिक्स को। तो स्टार्ट करते हैं आपसे कि आपने कैसे शुरुआत की है इस पॉलिटिक्स में आने से पहले और आपका बचपन कैसा था? ओके, नमस्कार, मैं प्रथमेश बांदेकर, शिवसेना विधानसभा प्रमुख वसई। तो मेरा जन्म नालासोपारा ईस्ट में हुआ है और मेरा एजुकेशन जो स्कूल नूतन विद्यालय नालासोपारा ईस्ट में ही मेरा स्कूल, तो उसमें 10th तक एजुकेशन हुआ। बाद में आफ्टर स्कूल मेरा कॉलेज नेशनल कॉलेज बैंड्रा वेस्ट में हुआ और उसके बाद मैंने ऐसा सोचा 12th के बाद कि मैं होटल मैनेजमेंट करूँ। तो होटल मैनेजमेंट मैंने रुस्तम जी में किया है, डहानू में। और ये करते वक्त ऐसा फील हुआ कि अभी मुझे सोशल वर्किंग बाय साइड करना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि स्कूल में जब मैं था तो 9th स्टैंडर्ड में था, तब मेरे बाजू में एक नेबर रहते थे, मतलब तो उनको ब्लड कैंसर था। तो उनकी ऐसी सिचुएशन थी कि फाइनेंशियली बहुत वीक थे। तो आज अगर सब्जी बेची तो रात में खाना बनेगा, ऐसा उनका सिचुएशन था। तब मैंने उनका देखा, सब एस्टिमेट देखा कि खर्च कितना आएगा, केमोथेरेपी है उनको, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो अभी एक 9th स्टैंडर्ड के बच्चे को क्या पता रहेगा कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से कैसे मदद लेना है। तब मुझे एक बीजेपी के कार्यकर्ता मिले, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम ऐसे कर सकते हो। तब हमारे एमपी थे स्वर्गीय चिंतामन वनगा साहब, उनका ऑफिस तलासरे में था। तो मैं यहाँ से नालासोपारा हाईवे गया, वहाँ से डमडम पकड़ा, तब डमडम था, अभी तो मतलब बस या ट्रैवल बहुत आगे बढ़ चुका है, 10 साल पहले की बात है। तब मैं उनके पास गया, उन्होंने लेटर बनवाया। तो उन्होंने पूछा कि आपके फैमिली में है क्या, आपकी माँ या चाचा? मैं बोला नहीं, मैं एक सोशल सर्विस कर रहा हूँ और मुझे ये मदद चाहिए। तो उन्होंने मुझे देखा और मेरे से बात की, आधा घंटा लिया उन्होंने। फिर वो मुझे उनका खेत दिखाने चले गए, घर पे लेके गए। उन्होंने वन टाइम डिनर, मतलब तब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि उनके साथ लंच करने का मौका मिला। एमपी का मतलब मुझे पता ही नहीं, और मेरे साथ जो वर्कर थे बीजेपी के, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मदद कर सकते। तो वनगा साहब वो खुद लेटर लेके दिल्ली गए। वहाँ से उन्होंने 2,80,000 तभी मंजूर करवाए वो पेशेंट के लिए। और वो पेशेंट मंजूर करवाने के बाद वो लेटर मेरे पास लेके आए और बोले कि आपके वजह से हम लोग को इतना मदद मिला। और हर केमोथेरेपी पे उनको 1 से 1.5 लाख रुपया मदद मिलता है, मतलब हर केमोथेरेपी उनको फ्री में हो जाता है, ऐसा है। और अभी तक उनका केमोथेरेपी चल रहा है। आपकी एज क्या थी उस समय? मेरी एज उस समय मतलब 9th स्टैंडर्ड में पकड़ो, एक 14-15 एज थी। ओके, सो आपका स्कूल से कॉलेज कैसा था? स्कूल से कॉलेज ऐसा था, तब तो अब मैं मराठी मीडियम से सीखा हुआ हूँ। और जब मराठी मीडियम से सीखा हूँ तो 11th मुझे बहुत टफ गई। उसमें सब 11th में तो मैं फेल हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल। और 12th में मैंने ऐसा ग्रिप पकड़ा कि मैं 70% तक तो आ गया। घर वालों ने तो छोड़ दिया था कि ये 12th पास हो जाएगा, तो 68-70 तक आ गया। फिर बाद में मैंने ऐसा सोचा कि अभी मैं होटल मैनेजमेंट करूँ, अपना एक ये रहता है। तब ट्रेंडिंगली होटल मैनेजमेंट चल रहा था, तो मैंने वो कर लिया, होटल मैनेजमेंट किया। तब बाय साइड सोशल सर्विस तो चल ही रहा था, और उधर थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था होटल मैनेजमेंट में कि ये करूँ कि सोशल सर्विस फुल करूँ, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बनूँ। तो 17-18 मतलब मेरा बाय साइड पॉलिटिकल चल ही रहा था शिवसेना में। तो एक टर्म के बाद एमपी तो अपने चेंज हो गए, चिंतामन वनगा साहब का 2017-18 के बीच में डेथ हो गया, तो बाई इलेक्शन लगा।
बाय इलेक्शन में मैंने सोशल मीडिया हैंडल किया शिवसेना का, तो इतना हैंडल अच्छा किया कि एमपी साहब खुश हो गए, जो अभी नए हैं प्रेजेंटली राजेंद्र गावित सॉरी सर। फॉर डिस्टर्ब। बोलिए ना। शिवसेना का मेन पेज हम्म। आपने नहीं वो नहीं, handle किया? शिवसेना का मेन पेज नहीं, शिवसेना का डिस्ट्रिक्ट हैंडल किया। ओके ओके कंटिन्यू। यस। तो गावित साहब के पास मैं बहुत सारे काम लेके जा रहा था, तो उन्होंने पूछा कि तुम ऑफिस देख सकते हो क्या वसई विरार के लिए। तो मैंने बोला ठीक है, मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। तो ज्वाइन करने के बाद 6 या 7 महीने मैंने ऐसे ग्रिप पकड़ा कि मैं क्लेरिकल से डायरेक्ट उन्होंने मुझे एज अ पीए अपॉइंट ही कर दिया। तो सब एडमिनिस्ट्रेशन से लेके मतलब 18 एज में, मेरा 18 साल ही था, उसी समय में मैंने महापालिका, तहसील और ये सब प्रशासन सीख लिया पूरा। और अभी आगे जाके कलेक्टर ऑफिस, मंत्रालय, ये सब सीख रहा हूँ। ओके 18 की एज में आप ये सब कर रहे थे, तो हाँ। आपने किसी से इंस्पिरेशन लिया था? इंस्पिरेशन तो कोई नहीं था, बट क्या होता है, जो सिचुएशन ऐसी आ जाती है, खुद ही अब इंस्पिरेशन खुद के लिए बन जाते हो और खुद को ही मोटिवेट करने लगते हो। ओके आपने सोशल मीडिया हैंडल किया है ना? सोशल मीडिया हैंडल किया मैं जब 2015 का वसई विरार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन था, उसके बाद शिवसेना में सिर्फ मतलब 115 नगर सेवक में से सिर्फ 5 ही नगर सेवक चुन के आए। तो उनमें से धनंजय गावड़े करके थे, उनका मैंने सोशल मीडिया हैंडलिंग किया, पूरा किया। आप अभी भी देख सकते हो। और मेन मोटिवेशन जो पॉलिटिकल में मुझे दिया या प्रमोट किया, वो उनका बिग हैंड था मेरे पीछे। ओके आप कुछ बता सकते हैं सोशल मीडिया के बारे में, कि मतलब कोई टिप्स या फिर जो स्टार्ट कर रहा है सोशल मीडिया के बारे में, क्योंकि आपने उस एज में सोशल मीडिया हैंडल किया। हाँ, उस एज में सोशल मीडिया जब बहुत कम था, 2014 के बाद, मतलब 2014 या 15 के बाद सोशल मीडिया आने लगा, मीडिया प्रेस रिलीज ज़्यादा होने लगी, लोगों में पहुंचने लगा। तो कंटेंट, आपके कंटेंट के ऊपर आप कितना मिनट पब्लिक व्यू करती है, इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। कौन सी पब्लिक को क्या कंटेंट चाहिए, आप कैमरा एंगल किस एंगल से ले रहे हैं, वो सब देखती है पब्लिक। तो उतना मुझे नॉलेज नहीं उसके बारे में, बट मैं नेचुरली जो करता था तो वो वायरल ही हो जाता था, ऐसी सिचुएशन थी। कोई टिप्स दे सकते हैं? टिप्स मतलब उतना तो मैं उतना प्रो नहीं हूँ उसमें। ओके कंटिन्यू करते हैं। आप ने जब पॉलिटिक्स में आए तो आपको क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा? पॉलिटिक्स में आए तो क्योंकि आप कितने बड़े भी हो जाओ, बट हाँ। हर जगह आपको अलग अलग चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। Yes. आपने क्या फेस किया? जब भी आप स्टार्टिंग तो मेरे ऑफिस से ही हो गया था। ऑफिस में ऐसे चैलेंजेस बहुत, जो मेरे साथ ही काम कर रहे थे वही मेरे ऊपर, मतलब जैसे आप प्रोग्रेस करोगे तो आपके पैर खींचने वाले तो बहुत रहेंगे आराम से। बट ऐसे ही अगर आपको अच्छे आदमी मिले, जैसे मुझे धनंजय गावड़े मिले, उसके बाद नवीन भाई दुबे, और अभी प्रेजेंटली हमारे जो जिला प्रमुख है नीलेश तेंदुलकर, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, प्रमोट किया कि अभी मैं नालासोपारा ईस्ट में रहता हूँ और मुझे पद विधानसभा का वसई का दिया हुआ है। इसलिए दिया है कि वहाँ पे क्या काम कर सकते हैं और कौन मेरे पैर खींचेंगे वो उनको पता है। तो मेरी ज़रूरत, स्किल्स और मैं कहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो अभी वसई में हम लोग थोड़ा वीक है, तो उसके ऊपर मैं मैनेजमेंटली काम कर रहा हूँ, सोशली भी काम कर रहा हूँ। मतलब सोशल मीडिया में हम लोग कैसे आगे बढ़ सके, क्योंकि अभी जो हमारे जो कार्यकर्ता है वो सब नए हैं। ओके आपके अकॉर्डिंग जो आप पॉलिटिक्स कर रहे हो, तो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स कैसी है? महाराष्ट्र As a young youth, आप कैसे देखते एज ए यंग यूथ, अभी जो हमें चीफ मिनिस्टर मिले हैं वो ऐसा लग नहीं रहा है कि उनका एज 50 या 60 है। मतलब 17 से 18 घंटे, वो अभी नहीं, जब वो मिनिस्टर थे, एमएलए थे, तभी भी 17 से 18 घंटे काम करते थे। अभी हम लोग का जब पालघर लोकसभा बाई इलेक्शन था तो साहब सुबह 4 बजे आ जाते थे, मतलब हम लोग का नींद भी पूरा नहीं होता था। और 4 बजे पालघर, फिर ठाना, फिर कल्याण, फिर डोंबिवली, और फिर शाम को इधर आते थे, और रात को 2-2 बजे तक हम लोग का मीटिंग। मतलब 17-18 घंटा बोल ही नहीं सकते, फुल्ली 24 आवर्स एकनाथ शिंदे जी काम करे। इसके लिए उनके ऊपर मोटिवेट होकर मैं शिवसेना पार्टी ज्वाइन किया। तो आपको जो अभी महाराष्ट्र में जो हुआ अभी, हाँ, तो उसको देख के आपको क्या लगता है कि उसके ऊपर फ्यूचर क्या है महाराष्ट्र का? फ्यूचर महाराष्ट्र का तो ऐसे है कि अगर सेंट्रल में जो सरकार रहती है और स्टेट में, अगर दोनों में बैलेंस होगा तो ही स्टेट का विकास होता है। अगर स्टेट अलग पार्टी का है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग पार्टी का है, बट उसमें बैलेंसिंग नहीं है या कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो स्टेट का विकास, डेवलपमेंट नहीं हो सकता। आप एकनाथ शिंदे से सर से मिले? बहुत बार मिला हूँ। आपको ऑरा कैसा लगा उनका?
उनका ऑरा मतलब उनमें ऐसा ऑरा आपको ऐसे दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आप कॉमन मैन से मिल रहे हैं ऐसा आपको लगेगा। कोई असेसमेंट नहीं है, आप उनको बहुत अप्रोचेबल है, और आप कोई भी काम लेके जाएंगे तुरंत साइन कर देते हैं। मैं मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधि, मतलब आप अपना चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड है, तो उसके जो जैसे ही आप पूछेंगे पहले आने के बाद कि चीफ मिनिस्टर का साइन मतलब चाहिए, जो मेडिकल हेल्प सेल है मिनिस्टर का देखने जाए, तो जब कोई भी सिचुएशन हो तो मुख्यमंत्री जी चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए पहले प्रमोट करते हैं कि कौन लेके आया है फाइल, उसके ऊपर तुरंत साइन कर देते हैं, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि हेल्थ डेवलपमेंट होना चाहिए स्टेट में। उनका फर्स्ट फोकस्ड है कि हेल्दियर स्टेट चाहिए उनको। तो आरोग्य विभाग में मैंने खुद काम किया हुआ है, पीएचसी लेवल पे मैं खुद वॉलेंटियर करके काम कर चुका हूँ, और अपना WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें NHM अंतर्गत जो योजनाएं हैं उसमें भी मैंने काम किया है कॉलेज के बाद। शिंदे सर का आपने इंटरव्यू बहुत कम देखा है, क्यों? शिंदे साहब का इंटरव्यू देखा है मैंने बहुत बार, बट हाँ, मतलब वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आते हैं, बहुत कम इंटरव्यूज देते हैं वो, क्यों? बहुत कम। कैसा है, हर एक का स्किल्स, मतलब उनका जो वक्तृत्व है वो अभी डेवलप हो गया है बहुत। हम लोग स्टार्टिंग में समझ रहे हैं कि CM बने हैं, बट CM बनने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन, पार्टी, पॉलिटिकल, विरोधी पक्ष और जो हमारा वक्तृत्व है, जो सभा लेते हैं, उसमें सब माहिर होना चाहिए। और देवेंद्र जी तो ऑलरेडी क्वालिफाइड और सभी स्किल्स हैं उनके पास, बट शिंदे साहब मतलब हम उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि डायरेक्ट CM किया बीजेपी या अलायंस के साथ, तो उनके लिए वो सीखना बहुत बड़ी बात थी। स्टार्टिंग में ऐसा कह रहे थे कि CM विरोधी पक्ष वाले की सुपर CM अलग है, बट उन्होंने 6-7 महीने में दिखा दिया कि CM कैलिबर कैसे है वो खुद। तो आपको लगता है शिंदे सर पॉडकास्ट देंगे? शिंदे सर पॉडकास्ट दे सकते हैं, बट उनके पास उतना टाइम ही नहीं है, क्योंकि वो हर एक 5-10 मिनट में यहाँ दिखेंगे। अब भी आप अपना पॉडकास्ट चल रहा है तो सांगली में रहेंगे, तो पॉडकास्ट खत्म होने के बाद वो सातारा, कोल्हापुर ऐसा घूमते रहेंगे, वो एक जगह पे रुकते ही नहीं, 24 आवर लोगों में ही उतरते काम क्योंकि करते हैं। ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि हाँ। हम बहुत अलग अलग लीडर्स को बोल रहे हैं, तो बहुत सारे लीडर्स ने कहा कि हमें फेस ही, कैमरा में फेस ही नहीं दिखाना है, क्योंकि वो हम हमेशा ये कहते हैं कि जो क्वेश्चंस होंगे हमारे वो स्क्रिप्टेड नहीं रहेंगे, वो आपके लाइफ के ऊपर होंगे, तो वो वहीं पे डर जाते हैं। तो आपको लगता है कि अगर हम अप्रोच करेंगे सर को तो वो पॉडकास्ट देंगे अपना? नहीं, पॉडकास्ट दे सकते हैं। अभी तो उनका वक्तृत्व बहुत मतलब बहुत आगे बढ़ गया है। वो अभी इतने लाखों लोगों को जब सभा में इतना कर सकते हैं, तो पॉडकास्ट क्यों नहीं कर सकते? जी, क्योंकि कुछ लीडर्स होते हैं जो अपने आप को बताते नहीं हैं, और कुछ लीडर्स होते हैं जो ओपन बुक होते हैं। हमें बहुत सारे लीडर्स मिले हैं जिन्होंने कहा कि आपको जो क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हैं। तो आपको लगता है कि वो ऐसा अप्रोच करेंगे हमें कि हाँ आपको जो क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं? यस, कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अब यंग के ऊपर आते हैं, हम यूथ के ऊपर आते हैं। एज अ यंग यूथ, आज की यंग यूथ को आपसे क्या सीखना चाहिए? यंग यूथ के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स आप ज्वाइन करो, पर बाय साइड आप अपना क्वालिफिकेशन, मतलब जो एजुकेशन है और या तो आपका बिजनेस, ये रख के बाय साइड आप पॉलिटिकल ज्वाइन करो। क्योंकि पॉलिटिक्स का अभी सिचुएशन, आप फुल टाइम पॉलिटिक्स नहीं कर सकते अगर आपका कोई बिजनेस नहीं है या कोई फाइनेंशियली बैकअप नहीं है। इंडिया की यंग यूथ पॉलिटिक्स से भागती है, क्यों सर? क्या है, अभी सब लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स गंदगी है, नाला है, ये है, बट वो उसमें उतर के कोई साफ करना नहीं चाहता। आपकी क्यों दे? हाँ, आपकी क्यों दे? आपने जंप क्यों लगाया पॉलिटिक्स में फिर जब नाला था तो मैंने ही खुद सोचा कि मैं सोशल सर्विस करूँ या कुछ तो चेंजेस कर सकूँ। कभी ना कभी ऐसा होगा कि एक के वजह से बहुत कुछ बदल सकता है। बट फिर भी कितना भी पैसा हो, कितनी चीज़ें भी हो, तब भी यंग यूथ क्यों नहीं आती है पॉलिटिक्स में? पॉलिटिक्स में पैसा है, हर चीज़ है, पावर है, हर चीज़ है, लैमलाइट भी है, तब भी नहीं आती है। नहीं, अभी बहुत सारे यंगर्स है जो हमारे पार्टी से भी ज्वाइन हो रहे हैं, बट क्या है उसमें राजनीति के बारे में बहुत गंदगी ऑलरेडी सोशली फैल चुकी है, तो वो उस नज़रिए से पॉलिटिक्स को नहीं देखना चाहिए। पॉलिटिक्स में हम लोगों का कैसे भला कर सकते हैं, ऐसे में आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं। बट अभी क्या हो गया है कि ये वो बहुत जो पॉलिटिकल पार्टी है वही खुद डिस्पोज कर रही है ये सब सिचुएशंस में,
कि यंगर्स को उतरना चाहिए कि नहीं। जैसे मोटिवेशनल लीडर ही नहीं है, यंगर लीडर अपन देखेंगे तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में आपको यंगर लीडर नहीं दिख रहे जो जिसके पास अधिकार है और एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है। हमारे पॉडकास्ट में ना एक लास्ट एक वो होता है द वंडर वर्ड्स, जिसमें हम आपको वर्ड देंगे और आपको उसके बारे में बताना है कि आप क्या सोचते हो उसके बारे में। राहुल गांधी। राहुल गांधी तो मतलब उनकी पार्टी ऐसा कह रहे हैं कि यंगस्टार है राहुल गांधी। अगर 55 एज में कोई यंग होगा तो हमारे जैसे 24 वाले बच्चे हैं क्या? इट्स अ काइंड ऑफ जोक कि राहुल गांधी यंगस्टर उनको नहीं देख सकते। अभी 50 के बाद कौन उनको यंग करके देखेगा? और जो वो जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ उनकी पार्टी गिर रही है, उनको खुद को समझ में आना चाहिए। आपने कुछ सीखा है राहुल गांधी से? राहुल गांधी से क्या सीखूं? नहीं तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा। ओके। अभी अपोजिशन पार्टी Yes. नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी के बारे में देखा जाए तो अगर एक चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, पेपर वाला भी अगर इस देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं, और अभी प्रेजेंटली जो सीएम है वो एक रिक्शा चालक थे, अगर वो सीएम बन सकते हैं स्टेट के, तो ये सब मोटिवेशनल यंगर्स है कि उनको यंग कहा जा सकता है मोदी जी को, कि एट द एज ऑफ 60 के बाद भी वो जो काम कर रहे हैं वो भी 16-16, 17-17 घंटे काम कर रहे हैं और उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली है। आप देखने जाएंगे तो वो स्टेट के लिए और इंडिया को एक लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्लोबली, जहाँ पे इंडिया 2014 के पहले कभी दिख नहीं रही थी। और प्राइम मिनिस्टर एक उन्होंने ऐसा पोस्ट बना दिया है जिसके ऊपर कोई अधिकार नहीं लगा सकता। जैसे पहले प्राइम मिनिस्टर अलग थे और उनको चेयर करने वाली एक एनएसी कमेटी थी जो प्राइम मिनिस्टर पैरेलल चल रही थी, वैसा इधर नहीं है। यहाँ पे लोकतंत्र और लोकशाही है एनडीए सरकार में। ओके, लीडर्स की बात हो रही है तो श्री एकनाथ शिंदे जी को तो छोड़ ही नहीं सकते, तो आप क्या बोलना चाहेंगे उनके बारे में? एकनाथ शिंदे जी का जो कर्तृत्व है, अभी जो अपन देख रहे हैं कि एक शाखा प्रमुख रिक्शा वाला, मतलब किसान के फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, तो वहाँ से शुरुआत होता है सातारा से, फिर ठाणा नगर सेवक सभागृह नेता एमएलए, फिर राज्य के मंत्री और अब मुख्यमंत्री। तो बहुत बड़ा उनका प्रवास रह चुका है और हम लोग उनसे मोटिवेट होते हैं कि अगर ये उन पद तक पहुँचने के बाद भी एक एज अ कॉमन मैन ही वो ट्रीट करे। वो खुद भी कॉमन मैनली काम कर रहे हैं, लोगों में उतर रहे हैं और हमें भी हमारा काम भी कर रहे हैं बहुत तकनीकी इससे। कि जो हमारे अभी करंट प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, वो गलती से बने हैं या फिर उन्हें बनाया गया है? नहीं, उनको बनाया गया है। जो वो पहले आरएसएस से बिलोंग करते हैं, आरएसएस ये पेरेंट्स बॉडी बोल सकते हैं बीजेपी की, जो राष्ट्र के लिए काम करती है, राष्ट्रीय सेवा के लिए। उनको कोई मानधन नहीं रहता है, वो जैसे इंडियन आर्मी है काम करते हैं, तो बैलेंसिंगली आरएसएस देश के लिए, देश के प्रति काम करती है, तो उनसे वो बिलोंग करते हैं। जैसे आशीष शेलार जी है आरएसएस से जिन्होंने शुरुआत की, नितिन गडकरी जी है, जैसे नरेंद्र मोदी जी है। आप कभी संघ गए हो? संघ में नहीं गया हूँ मैं कभी। क्यों? मैंने सुना है, अभी जो सिचुएशन में था तब संघ के बारे में मैंने उतना सुना नहीं था, और यहाँ का वसई विरार का सिचुएशन थोड़ा अलग है। क्योंकि हम अभी जितने भी लीडर्स से मिले हैं, हाँ, ऐसा कोई भी रहा नहीं जिसने संघ के बारे में बात नहीं की है। तो आपने नहीं की इसलिए मैंने आपसे पूछा, क्योंकि हमारे सर्वे हमें बताते हैं संघ एक अलग ही लेवल की चीज़ें हैं, वहाँ पर जो रहते हैं, वहाँ की जो संस्कार हैं वो अलग लेवल के हैं, वो अलग लेवल के। तो अभी एक लास्ट वर्ड था एकनाथ शिंदे जी सर, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो कहना चाहता हूँ कि जो आपने बात किया कि उद्धव ठाकरे गट, तो उनका कुछ ना कुछ गलती हुई लास्ट सिचुएशन में। जब भी वो गुवाहाटी में गए तभी उनके पास मौका था कि अपना अहंकार, ईगो साइड में रख के शिंदे साहब को फ़ोन करके बुलाए और जो कुछ है वो करना चाहिए था, बट उन्होंने अपना ईगो, एटीट्यूड कुछ भी नहीं छोड़ा। तो शिंदे साहब को ये निर्णय लेना पड़ा और उनके साथ 40+ एमएलए गए, 40 एमएलए गए, फिर एमपीज ने ज्वाइन किया। तो कुछ ना कुछ बात रही होगी कि एक आदमी के पीछे इतनी बड़ी सैलाब आ रहा है, इतने तूफान में भी उन्होंने बहुत सारा कंट्रोल किया, पेशेंसली काम किया, महाराष्ट्र में आए और टेकिंग सेरेमनी हो गया एज अ चीफ मिनिस्टर। आपको क्यों लगता है कि जो एक रात में सत्ता पलट हुई, जो कहते हैं, ये सब गुस्सा था वो एक रात का नहीं था। 2.5 साल से हम लोग खुद जान रहे थे
कि जब हमारे चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे थे, जब पार्टी एक थी, तो हम लोग को तो छोड़िए, जिस एमपी के लिए मैं काम करता था उनको मिलने के लिए बहुत दिक्कत होती, 3-3, 4-4 घंटे वहाँ पे बैठे रहते थे, तब भी उनको मिलने के नहीं मिलता। तो हमारी तो बहुत बड़ी दूर की बात थी। ये एटीट्यूड होता है या फिर उन्हें मिलना ही नहीं है? ये क्या है, उनका स्वभाव क्या है वो हम लोग को पता ही नहीं चला, क्योंकि वो लोगों में उतरे नहीं। बट उनके जो बाजू में जो सर्कल है 4-5 लोगों का, उनके वजह से पार्टी फूटी है। और एक गुस्सा रहता है कि बोलते हैं ना, तलवे चाटने के लिए तो सिर्फ जीभ ही काफ़ी होती है, और बगावत करने के लिए कलेजा चाहिए। और बगावत वही करते हैं जिनके पास कलेजा होता है। तो सर यही था हमारा पॉडकास्ट, और Yes. थैंक यू सो मच, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। वेलकम। और मिलते हैं नए पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।